हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 2 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। लाइक साउथ अफ्रीका, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। जैसे कि साउथ अफ्रीका में था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बना बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इंडिया जैसी ह्यूज और डाइवर्स कंट्री के लिए बहुत ही कठिन काम था। At that time, the people of India were emerging from the status of subject to that of citizen. उस समय इंडिया के लोग सिटीजन बन रहे थे। The country was born through a partition on the basis of religious difference. जो कंट्री थी वो पैदा हुई थी पार्टीशन के बाद, और ऐसा पार्टीशन जो कि बेस्ड था रिलीजियस डिफरेंस पे। दिस वॉज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ये बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था इंडिया के लोगों के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए। मतलब ये बहुत ही दर्दनाक एक्सपीरियंस था इंडिया के लोगों के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी। एटलीस्ट 10 lakhs पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस। मतलब लगभग 10 लाख लोग मार दिए गए थे पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस में। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम। द ब्रिटिश had left it to the rulers of the princely state to decide whether they want to merge with India or with Pakistan or remain independent। मतलब एक और प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने प्रिंसली स्टेट के रूलर लोग पे छोड़ दिया था कि उन लोग को किसके साथ मर्ज होना है, इंडिया के साथ मर्ज होना है कि पाकिस्तान के साथ मर्ज होना है कि इंडिपेंडेंट रहना है। द मर्जर ऑफ दिस प्रिंसली स्टेट वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। जो मर्जर था, मतलब इन लोग को जो मिलाना था, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। When the constitution was being written, the future of the country did not look as secure as it does today। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कंट्री का फ्यूचर था वो उतना सिक्योर नहीं लगता था जितना कि अभी। द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंजाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग बना रहे थे उनको चिंता थी कि आगे क्या होगा फ्यूचर में और प्रेजेंट जो होगा वो सही होगा कि नहीं। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है द पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन। डिस्पाइट ऑल दीज डिफिकल्टीज देयर वॉज वन बिग एडवांटेज फॉर द मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी सारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोग थे उनके पास एक एडवांटेज था। Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like। मतलब साउथ अफ्रीका के विपरीत इंडिया के लोगों को ये नहीं बताना था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा होना चाहिए। Much of the consensus had evolved during the freedom struggle। मतलब जो कुछ consensus थे वो evolved हुए during the freedom struggle। Our national movement was not merely a struggle against foreign rule, it was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics। मतलब जो हमारा नेशनल मूवमेंट था वो केवल स्ट्रगल नहीं था फॉरेन रूल के खिलाफ, ये स्ट्रगल था कि हम अपने कंट्री को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छे पॉलिटिक्स में। देयर वॉज शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस। इस चीज़ में भी लोगों के डिफरेंट ओपिनियन थे कि फ्रीडम के बाद इंडिया को कैसे पाथ अपनाना चाहिए। Such differences exist even today, yet some basic idea has come to accept by almost everyone। अभी भी कुछ सारे डिफरेंसेस हैं लेकिन कुछ बेसिक आइडिया ऐसा है जिसको सभी लोग अपनाते हैं। As far back as in 1928, मोतीलाल नेहरू and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India। 1928 में मोतीलाल नेहरू और 8 other कांग्रेस लीडर ने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like। 1931 में कराची सेशन में कांग्रेस पार्टी के इस चीज़ों पे बात हुई कि इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होना चाहिए। Both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise, right to freedom and equality, and to protecting the right of minorities in the Constitution of Independent India। Thus, some basic values were accepted by all leaders much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution।
तो कुछ जो बेसिक वैल्यू थे वो पहले ही एक्सेप्ट कर लिए गए थे सारे लीडर्स के द्वारा, इससे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली मीटिंग होती। द फैमिलियरिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ colonial रूल ऑल्सो हेल्प्ड डेवलप्ड एन एग्रीमेंट ओवर द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। मतलब जो फैमिलियरिटी थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की ब्रिटिश रूल के समय, उसने भी हेल्प किया इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में। द ब्रिटिश रूल हैड गिवन वोटिंग राइट ओनली टू अ फ्यू। जो ब्रिटिश रूल था उसमें कुछ ही लोगों के पास वोटिंग राइट था। ऑन दैट बेसिस द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस अ वेरी वीक लेजिस्लेचर। उस बेसिस पे ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था बहुत ही कमज़ोर लेजिस्लेचर। इलेक्शन वर हेल्ड इन 1937 टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर एंड मिनिस्ट्रीज ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया। इलेक्शन हुआ था 1937 में ब्रिटिश इंडिया में। दिस वर नॉट फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लेकिन ये गवर्नमेंट जो थी वो फुली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी। बट द एक्सपीरियंस गेन्ड बाई इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन एंड वर्किंग इन देम। मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश रूल थे वो फुली डेमोक्रेटिक तो नहीं थे, लेकिन जब इलेक्शन होते थे तो उससे जो इंडिया के लोग थे उनको बहुत एक्सपीरियंस हुआ, और उन्होंने उस सारे एक्सपीरियंस को यूज़ किया जब इंडिया अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा था। तब लोगों को ज़्यादा कुछ बताना नहीं पड़ा। That is why the Indian Constitution adopted many institutional detail and procedure from colonial rule like the Government of India Act 1935। इसीलिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत सारी चीज़ और डिटेल को बोरो किया है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 उसमें से। Years of thinking and deliberation on the framework of the Constitution had another benefit. Our leader gained confidence to learn from other countries but on our own term। हमारे लीडर्स को ये सब कॉन्फिडेंस हुआ कि वो दूसरे कंट्रीज से भी कुछ चीज़ सीखें, लेकिन अपने टर्म पर। Many of our leaders were inspired by the ideas of French Revolution, the practice of parliamentary democracy in Britain, and the Bill of Rights in the US। मतलब हमारे लीडर जो थे वो लोग इंस्पायर हुए जो आइडियल्स था फ्रेंच रेवोल्यूशन उससे, जो प्रैक्टिस था पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ब्रिटेन में उससे, और जो बिल ऑफ राइट था यूएस में उससे बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर हुए। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियंस टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम बेस्ड ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में उसने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर किया कि इंडिया में एक सिस्टम होना चाहिए जो कि बेस्ड हो सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर। Yet they were not simply imitating what others had done। मतलब वो लोग दूसरे लोग जो कर रहे थे उसको पूरा कॉपी नहीं कर रहे थे। At each step they were questioning whether these things suited our country। हर एक स्टेप पे वो लोग क्वेश्चन कर रहे थे अपने आप से ही कि क्या ये सारी चीज़ हमारे कंट्री को सूट करेगी। ऑल दिस फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और ये सारे ही फैक्टर की वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा बन पाया। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन लोग थे जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। यू विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ सम ऑफ द लीडर हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुम लोग यहाँ पे एक ब्रीफ स्केच पाओगे ऐसे लीडर्स का जिनका कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives called the Constituent Assembly। मतलब जो ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होती थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो एक असेंबली द्वारा की जाती थी जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग आते थे और उसको कहा जाता था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो हुए जुलाई 1946 में। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। उसकी जो पहली मीटिंग थी वो हुई दिसंबर 1946 में। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसी के बाद जो कंट्री थी वो डिवाइड हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan। जो Constituent Assembly थी वो भी डिवाइड हो गई Constituent Assembly of India और Constituent Assembly of पाकिस्तान में। The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members। जो Constituent Assembly जिसने कि Constitution को बनाया उसमें 299 मेंबर लोग थे।
The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January 1950. To mark this day, we celebrate January 26 as Republic Day every year. जो असेंबली थी वो अडॉप्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? हम लोग ये कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट करें जो कि 50 साल पहले बना हो? We have already noted one reason above. हम लोग ने एक रीज़न ऊपर पहले ही पढ़ लिया है. The Constitution does not reflect the views of its member alone. जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल जो उसके मेंबर लोग थे उनका व्यू रिफ्लेक्ट नहीं करता है. It expresses a broad consensus of its time. वो एक्सप्रेस करता है ब्रॉड कंसेंसस अपने समय का. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not accepted to all major social groups or political parties. बहुत सारी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा लिखना पड़ा क्योंकि जो बेसिक रूल थे वो सभी के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए गए. इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर. और कुछ कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक मेयर पीस ऑफ पेपर के तौर पे एग्जिस्ट करता है. नो वन एक्चुअली फॉलो इट. कोई भी उसको फॉलो नहीं करता है. द एक्सपीरियंस ऑफ द अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट. जो एक्सपीरियंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो एकदम ही डिफरेंट है. Over the last half a century, several groups have questioned some provision of the Constitution. पिछले 50 सालों में सर्वल ग्रुप ने कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे हैं जो प्रोविजन रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूशन उससे, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेगिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. लेकिन किसी भी सोशल ग्रुप ने या पॉलिटिकल ग्रुप ने कभी भी जो लेगिटिमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. The second reason for accepting the constitution is that the constituent assembly represented the people of India. जो सेकेंड रीज़न है एक्सेप्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंट की थी पीपल ऑफ इंडिया को. देयर वर नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. कोई भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था उस समय. सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो डायरेक्टली लोगों के द्वारा चूज नहीं की गई थी. इट वॉज इलेक्टेड मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दैट वी मेंशन अबव. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो इलेक्ट की गई थी जो मेंबर थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के उनके द्वारा. दिस इंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द कंट्री. मतलब इससे ये हुआ था कि सारे रीजन के लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आ गए थे. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस. मतलब जो असेंबली थी उसमें ज़्यादातर लोग थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के. द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन. लेकिन कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे ओपिनियन थे. द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद कांग्रेस. मतलब असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी थे जो कि कांग्रेस से एग्री नहीं करते थे. इन social term too, the assembly represented members from different language groups, caste, classes, religion and occupation. मतलब असेंबली में बहुत डिफरेंट लोग बोलने वाले थे, डिफरेंट कास्ट के लोग भी थे, डिफरेंट क्लास के भी लोग थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग भी थे. Even if the Constituent Assembly was elected by the universal adult franchise, its composition would not have been very different. और अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से इलेक्टेड होती तो भी उसका जो कॉम्पोजिशन होता वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता उसमें. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क गिव्स सेंसिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. और फाइनली में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया वो सेंसिटी देता है कॉन्स्टिट्यूशन को. सेंसिटी का मतलब होता है पवित्रता देता है कॉन्स्टिट्यूशन को. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्क इन अ सिस्टमेटिक ओपन एंड कंसेंसुअल मैनर. मतलब जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने एक सिस्टमेटिक तरीके से काम किया. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन. सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल डिसाइड हुए और उस पर सहमति बनी. देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रिपेयर्ड
अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया और उस पर फिर डिस्कशन हुआ। Several rounds of thorough discussion took place on a draft constitution, clause by clause। और इसके बाद कई राउंड की मीटिंग हुई और डिस्कशन हुआ जिसमें बार बार उसी चीज़ को डिस्कस किया गया। 2000 amendments were considered। 2000 से ज़्यादा अमेंडमेंट को लिया गया। The members deliberated for 114 days spread over 3 years। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved। हर एक डॉक्यूमेंट जो कि प्रेजेंट किया गया था और हर एक वर्ड जो कि बोला गया था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रिकॉर्ड में है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स और इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट कहते हैं। व्हेन प्रिंटेड दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम। और अगर इसको प्रिंट किया जाए तो ये 12 बल्कि वॉल्यूम की बुक बन जाए। These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution। These are used to interpret the meaning of the Constitution। और ये जो बुक हैं वो यूज़ होती हैं, जो मीनिंग होती है उसको डिस्कवर करने में। मतलब ये जो बुक होती है उसको यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को कोई मीनिंग नहीं पता चलती कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस सारी बुक को यूज़ करते हैं समझने में। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।